पॉलिटिक इंडिया मीडिया एंड रिसर्च के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम लोग नए कृषि कानून और उसके खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन पर चर्चा करेंगे। आप जानते ही हैं कि भारत सरकार द्वारा हाल में ही नया कृषि कानून लाया गया है और इस कानून का देश भर में विरोध हो रहा है। पंजाब एवं हरियाणा जैसे कई राज्यों में विरोध के स्वर काफी मुखर हैं, लेकिन कमोबेश यह विरोध पूरे देश में जारी है, पूरे देश में चल रहा है। विरोध की तीव्रता शायद इस बात पर निर्भर कर रहा है कि किन राज्यों में जो हमारी सरकारी मंडी और एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की जो प्रक्रिया है, पुराने कानून 1964 के अनुसार उस कानून का नाम था एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटी एक्ट 1964। तो जिन राज्यों में यह कानून प्रभावी था, या यूं कहिए जहां पर सरकारी मंडी और मिनिमम सपोर्ट प्राइस की अवधारणा मजबूत थी, जहां पर किसान सरकारी मंडियों में मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर अपना अनाज बेचते थे, वहां पर विरोध के स्वर तीव्र दिखाई दे रहे हैं। और जिन राज्यों में 1964 के इस कानून का क्रियान्वयन कमजोर है, वहां पर विरोध के स्वर तीव्र नहीं है। ऐसा लगता है कि जहां पर सरकारी मंडी और मिनिमम सपोर्ट प्राइस की अवधारणा की समझ किसानों में नहीं है, इसके गुण दोष या फिर इसके लाभ और हानि के बारे में नहीं समझ पा रहे हैं, वहां पर इस नए कानून के प्रति भी कोई खास विरोध या रोष नहीं दिखाई पड़ रहा है। उसके साथ ही जिन राज्यों में किसानों की मजबूत यूनियन है या फिर वहां कृषि से संबंध रखने वाली स्वयंसेवी संस्थाएं सक्रिय है और किसानों को हद तक जागरूक किया है, वहां पर किसान इस नए कानून के विरोध में खड़े हैं। आश्चर्य की बात यह है कि भारत जैसे कृषि प्रधान देश में भी कभी कृषि उत्पादन, कृषि मुनाफा, खेती पर किसानों का नियंत्रण जैसे विषय चुनाव के मुद्दे नहीं बन पाए। देश की वर्तमान अर्थव्यवस्था लगभग
2.9 ट्रिलियन की है और कृषि क्षेत्र का इसमें योगदान लगभग 15% है। लेकिन इसके बावजूद लगभग हमारी आधी आबादी कृषि कार्यों से जुड़ी हुई है, या यूं कहिए कि उनकी जीविका कृषि पर निर्भर है। अर्थव्यवस्था में मात्र 15% के योगदान के बावजूद हमारी कृषि व्यवस्था हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, क्योंकि लगभग आधी आबादी कृषि पर निर्भर है। वर्तमान कानून, कृषि कानून या किसान कानून पर जो विरोध हो रहा है, उस पर मैं चर्चा तो करूंगा ही, लेकिन उससे पहले बिहार राज्य की कृषि स्थिति पर कुछ विचार करना चाहता हूं। इस विचार के बाद यह पता चल पाएगा कि बिहार जैसे पिछड़े राज्यों में कृषि एवं किसानों की स्थिति कैसी है। नए नए कानून का संबंध कृषकों के आय बढ़ाने से है। इस बिल को लाने का मकसद ही यही था, या यही है कि किसानों की आमदनी बढ़ाई जाए। केंद्र की वर्तमान भाजपा सरकार ने 2019 के आम लोकसभा चुनाव के समय अपने मैनिफेस्टो में वादा किया था कि सरकार में आने के बाद किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, या किसानों की आय दोगुनी करने के प्रयास करेंगे। और इसी प्रयास का यह हिस्सा है, यह नया कानून इसी प्रयास का हिस्सा है। हमारे देश में सिंचाई की स्थिति बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती। अभी भी मूल रूप से हमारे किसान प्राकृतिक वर्षा पर ही निर्भर हैं। बिजली सिंचाई के लिए देश भर में कई बड़ी बड़ी परियोजनाएं, कई बड़े बड़े डैम्स बनाए गए हैं, लेकिन उसमें से अधिकांश डैम आकलन के अनुरूप खेतों की सिंचाई करने में सक्षम नहीं है। अगर आप इन बड़े बड़े डैम्स के बनाने के समय सिंचाई का जो आकलन किया गया था, उस आकलन का महज 30% भी वास्तविक सिंचाई नहीं हो पाती। कई मायनों में ये बड़े बड़े डैम्स तो जितने लाभदायक हैं उससे अधिक हानिकारक साबित हो रहे हैं। बिहार जैसे राज्यों में तो सिंचाई की स्थिति बिल्कुल ही संतोषजनक नहीं है। छोटे छोटे किसान अब कुएं या जलाशय से अपने खेतों को नहीं सींचते। वे भी मध्यम वर्गीय किसान या बड़े किसान जिसके पास नलकूप है, या कुछ ऐसे किसान जो नलकूप ही जिनके आय का साधन है, उन्होंने एक दो नलकूप लगा रखा है और वो पानी, सिंचाई के लिए पानी बेचते हैं।
तो ये छोटे-छोटे किसान भी इन्हीं लोगों से सिंचाई के लिए पानी खरीदते हैं। खाद और कीटनाशकों की कीमत, जो कि आधुनिक कृषि का अभिन्न अंग है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र और इंसेक्टिसाइड, इसका इस्तेमाल आधुनिक कृषि के लिए तो करना ही पड़ता है। ये खाद और कीटनाशक उपजाए गए अनाजों की तुलना में काफ़ी अधिक महँगे हैं। अब तो कंपोस्ट भी मार्केट में इन केमिकल फर्टिलाइज़र्स से अधिक कीमत पर बेचे जाते हैं। इसका भी एक ऑर्गेनाइज़्ड मार्केट है। कई कंपनियाँ कंपोस्ट और जैविक खाद बेचती हैं। असल में अब छोटे किसान भी खेती के लिए हल और जानवरों का इस्तेमाल करते नहीं। इसलिए कंपोस्ट के नाम पर जिस गोबर से वो कंपोस्ट तैयार करते थे, अब वो गोबर मिलती ही नहीं। इसलिए पूरे तौर पर वो अब रासायनिक खाद या मार्केट से खरीदे गए ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स या फिर इंसेक्टिसाइड पर निर्भर है। और इन सबों की कीमत आसमान छू रही है। और खास करके जो हमारे फार्म प्रोड्यूस हैं, जो पैडी है, धान है, गेहूं है, मक्का है, इसकी तुलना में काफी अधिक है। आमतौर से खेत में डाले जाने वाले जो खाद हैं वो यूरिया है, पोटास है, फॉस्फेट है, या फिर कई तरह के मिश्रित खाद भी हैं, जिसकी कीमत इन सामान्य खादों से थोड़ी अधिक है। लेकिन कुल मिलाकर के देखा जाए तो खाद की कीमत 25 से 30 रुपए किलोग्राम के बीच है। और अगर इस देश में खाद का जो प्रयोग होता है विभिन्न फसलों के लिए, अगर उस पर नजर डालें, उसका जो डेटा उपलब्ध है, उसमें से धान की खेती में खास करके जो रेनफेड है, जहां अमूमन काफी वर्षा होती है, और वैसे खेत जहां पर कृत्रिम सिंचाई का प्रयोग करना पड़ता है, तो जो रेनफेड पैडी है, वैसे धान जो आमतौर से कृत्रिम वर्षा से तैयार हो जाते हैं, वहां पर अ, खाद की खपत लगभग 70 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। और वैसे धान जिसमें कृत्रिम सिंचाई की जरूरत होती है, वहां पर 100 लगभग 150 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। इसी तरह गेहूं की खेती में सामान्य तौर पर औसतन 135 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर खाद का प्रयोग हो रहा है। मक्के की खेती में लगभग 67 से 70 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर खाद का उपयोग हो रहा है। रुई की खेती में यह मात्रा लगभग 116 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। और ईख के लिए लगभग 200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। जहां तक पैदावार का सवाल है, देश के विभिन्न राज्यों, यहां तक कि एक राज्य के विभिन्न जिलों में पैदावार की स्थिति अलग अलग है। गांव कनेक्शन पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार
बिहार में धान की अधिकतम अ, बिहार में धान की पैदावार को 3 श्रेणी में बाँटा गया है। वैसे क्षेत्र जहाँ धान के अ, सबसे अधिक पैदावार होते हैं, दूसरे तरह के क्षेत्र जहाँ पर पैदावार मध्यम है और तीसरा जहाँ पर की पैदावार सबसे कम है। तो वैसे क्षेत्र जहाँ की पैदावार सबसे अधिक है, वहाँ पर औसतन पैदावार 2500 किलोग्राम पर हेक्टेयर है। अगर हम बीघे और कट्ठे में बात करें, 1 हेक्टेयर में लगभग 4 बीघा जमीन होता है। तो अगर 1 कट्ठे में हम कह सकते हैं कि 31-32 किलोग्राम धान की फसल होती है, उन क्षेत्रों में जहाँ की पैदावार सबसे अधिक है। और हम जानते हैं कि किसी भी फसल की खेती विभिन्न चरणों में की जाती है। मिट्टी की तैयारी, बीज की बुवाई या फिर पौध या सीडलिंग की रोपाई, आवश्यकता अनुसार खाद कीटनाशक का प्रयोग, निकौनी कटाई इत्यादि। छोटे किसान तो इसमें से कई कार्य खुद से कर पाते हैं, क्योंकि उनके पास खेत कम होता है, तो वो और उनके परिवार के कुछ सदस्य मिल करके इस कार्य को कर पाते हैं खुद से। लेकिन कई कार्यों के लिए उन्हें अ, कृषि कामगारों का, कृषि मजदूरों की मदद लेनी पड़ती है। और सबसे आश्चर्यजनक बात तो ये है कि अगर 1 कट्ठा फसल को उपजाने में कोई किसान 10 दिन का मेहनत करता है या 20 दिन का मेहनत करता है या 5 दिन का मेहनत करता है या उसके परिवार के लोग मेहनत करते हैं, तो इस मेहनत का मेहनताना वो व्यय में जोड़ते ही नहीं। वो केवल उन्हीं खर्चे को जोड़ते हैं जो कि खाद पर खर्च होता है, जो कि बाहरी मजदूर पर खर्च होता है, जो कि पानी पर खर्च होता है, जब इससे संबंधित किसी अन्य कार्य पर खर्चा होता है। तो अगर आप 1 कट्ठे का हिसाब करें और ये मान लिया जाए कि पूरे एक फसल को उपजाने में, धान को उपजाने में 3-4 महीने जो लगते हैं, उसमें मान लिया जाए कि 2 दिन की मजदूरी को जोड़ लिया जाए। ज़ाहिर है उसमें कई दिन लगे होंगे, लेकिन केवल 2 दिन की मजदूरी को अगर जोड़ते हैं हम, तो ये सामान्य रूप से 400 से 500 रुपए के बीच आता है। कभी-कभी सीज़न पर 600 रुपए भी आ सकता है। और यह मान लें कि उस किसान ने उस 1 कट्ठे में 1 कट्ठा धान उपजाने में 1 किलोग्राम खाद का प्रयोग किया है। तो उसमें भी लगभग 25-30 रुपए के खर्च आएँगे। इस तरह उसका खर्च लगभग 4 सवा 400 रुपए आ रहा है। उससे अधिक ही, कम तो किसी भी हालत में नहीं। और जबकि मात्र 2 दिन के मजदूर का खर्च जोड़ा गया है। अब जो उसमें धान उपज है, जो अधिकतम औसत दर है, उस हिसाब से 31-32 किलो धान वो पैदा करेगा। और बिहार में जो धान का प्रचलित दर है अभी, अच्छे क्वालिटी के धान का, सामान्य अच्छे क्वालिटी के धान का,
1300 रुपये प्रति क्विंटल है। तो इस तरह 30-32 किलो धान का कीमत लगभग 450 रुपये होता है, 416 रुपये के आसपास आता है। तो इस तरह आप देखते हैं कि 416 रुपये से अधिक खर्च उस एक कट्ठे धान को उपजाने में है, एक कट्ठे धान के उत्पादन पर है। जबकि उस व्यक्ति ने, उस किसान ने अन्य कई खर्चे को उसमें जोड़ा ही नहीं। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि वैसे क्षेत्र जहां पर कृषि, जहां पर धान की पैदावार सबसे अधिक है, वहां भी किसानों को कोई फायदा नहीं खेती से, या अगर कुछ बड़े किसानों को फायदा हो भी तो मार्जिनल। इस तरह की भयावह स्थिति है हमारे यहाँ किसानों की। अगर बिहार की मंडी व्यवस्था पर एक नजर डालें तो ये पता चलेगा कि अगर आप गेहूं की फसल को लें तो 17-18 में, 2017-18 में 2000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई थी, जो कि टोटल उत्पाद का महज 0.29% है, 0.29% है। उसी तरह 18-19 में 17,504 मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया, जो कि कुल उत्पाद का 0.027% है। 2019-20 में महज 2,815 मीट्रिक टन गेहूं खरीद हुई, जो कि कुल उत्पाद का 0.046% है। और उसी तरह 20-21 में मात्र 5,000 मीट्रिक टन गेहूं खरीद की गई, जो कि कुल उत्पाद का 0.081% है। तो ये स्थिति है हमारी मंडियों का कि कुल उत्पाद का 0.08% खरीदारी की गई, गेहूं की खरीदारी की गई 2020-21 में। 19-20 में भी स्थिति वही थी, उस समय भी 0.046, और उसके पहले 0.27 और 0.29। इन मंडियों, सरकारी मंडियों में खरीद की स्थिति बेहतर, बेहद कमजोर है। अगर धान को देखें तो 15-16 में 2000 2,75,484 फार्मर्स ने, किसानों ने, 2016-17 में 2,87,830 किसानों ने, 2017-18 में 1,63,425 किसानों ने, और 2018-19 में 2,10,028 किसानों ने, और 2019-20 में सितंबर महीने तक 2,79,402 किसानों ने धान मंडियों में बेचा और मिनिमम सपोर्ट प्राइस प्राप्त किया।
अगर गेहूं की बात की जाए तो गेहूं 17-18 में 4,311 किसानों ने, 18-19 में लगभग 5,000 किसान, सॉरी 554 किसानों ने, और 19-20 में 1,002 किसानों ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस प्राप्त कर अपने अनाज को मंडियों में बेचा, गेहूं को मंडियों में बेचा। पंजाब या दूसरे राज्यों की स्थिति हमसे बहुत ही बेहतर है। इस पर भी एक नजर हम लोग डालेंगे कि जहां तक गेहूं के खरीद का सवाल विभिन्न राज्यों में है, अगर मध्य प्रदेश में हम देखें तो लगभग 129 मेट्रिक टन, 29 लाख मेट्रिक टन गेहूं प्रोक्योर किया गया, और लगभग 16 लाख किसानों ने इसका फायदा पाया। अगर पंजाब को देखें तो पंजाब में 127 लाख मेट्रिक टन गेहूं खरीद की गई, ये 2021 का डेटा है, और लगभग 10.5 लाख किसानों ने इसका फायदा लिया। हरियाणा में लगभग 74 लाख मेट्रिक टन गेहूं खरीद की गई, और लगभग 7.5 लाख किसानों ने इसका फायदा पाया। उत्तर प्रदेश में लगभग 36 मेट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई, और 6.5 लाख से अधिक किसानों ने इसका फायदा पाया। राजस्थान में 22 लाख मेट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई, और 2 लाख से अधिक किसानों ने इसका फायदा लिया। बिहार में महज 0.22, ये आधा प्रतिशत से भी बहुत, आधा 0.5 से भी का भी आधा आप कर दीजिए, 0.22 लाख मेट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई, और 0.01 लाख, लगभग 1,000 लोगों ने इसका फायदा पाया। तो ये हमारी स्थिति है। 2021 में मंडियों में मात्र 1,000 लोगों ने, 1,000 किसानों ने गेहूं बेच करके मिनिमम सपोर्ट प्राइस प्राप्त किया, और गेहूं का प्रोक्योरमेंट कितना हुआ? 0.22 लाख मेट्रिक टन। जबकि अन्य राज्यों में, राजस्थान में 22 और मध्य प्रदेश में 129 लाख मेट्रिक टन, इसके बीच में सभी राज्य आते हैं, यहां तक कि हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, यूपी तो चलिए बड़ा राज्य है, लेकिन तब भी वहां 36 लाख, लगभग 36 लाख मेट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई। राजस्थान में भी 22 लाख मेट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई, लेकिन हमारे यहां खरीद कितनी की गई है? आधा लाख मेट्रिक टन भी नहीं, 0.22 लाख मेट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई, और मात्र 1,000 किसानों को सपोर्ट प्राइस मिला। तो ये स्थिति है हमारे यहाँ मंडियों की, सरकारी मंडियों और सरकारी खरीद की। इसलिए हमारे यहाँ जो किसान हैं, या हमारे जैसे अन्य राज्य जहां पर की सरकारी खरीद अनाजों की नहीं की जा पा रही है या नहीं हो रही है, और किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं मिल रहा है, और आमतौर पर जो है किसान खुले बाजार में अपने उत्पाद को बेच रहे हैं, और खुले बाजार में जो उत्पाद बेच रहे हैं वो भी बहुत कम कीमत पर, क्योंकि आमतौर पर छोटे किसान अपने अनाज को हार्वेस्टिंग सीजन में ही बेच लेते हैं, और उस समय अनाज की कीमत कम होती है। जो व्यवसायी हैं, जो बिचौलिए हैं, उस अनाज को खरीद लेते हैं, और फिर उसे बाहर मंडियों में बेचते हैं, या फिर अनुकूल समय देख करके लीन सीजन में उसे महंगे दर पर बेचते हैं। हाल में ही
एक रिपोर्ट मैंने देखा है कि बिहार और उत्तर प्रदेश से अ, अनाजों को भर करके कई बिचौलियों से पंजाब की मंडियों में बेचने के लिए ले जा रहे थे और पुराने कानून के हिसाब से ये संभव नहीं है, ये अनैतिक है, ये इल्लीगल है और उसे उसे पकड़ा गया, उसे सीज किया गया। क्योंकि पुराने कानून के हिसाब से जो 1964 का कानून है, उसके हिसाब से किसान के जो अनाज हैं, वो सरकार द्वारा मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर अपनी ही मंडियों में खरीदे जाएंगे और ये अनाज एक राज्य से दूसरे राज्य में नहीं लिया जाएगा, नहीं ले जाया जाएगा और बिचौलियों द्वारा या किसी दूसरी एजेंसी द्वारा इसका खरीदा जाना वो कानून सम्मत नहीं होगा। लेकिन कई ऐसे राज्य हैं जहां पर मंडी और सरकारी खरीद की स्थिति बहुत ही कमजोर है और अमूमन लोग बाजार में अपने अनाज को औने पौने दाम पर बेच लेते हैं। जैसे कि अभी बिहार में आमतौर पर जो धान का दर है, जो मार्केट आम बाजार में दर है, लगभग वो 1300 रुपये क्विंटल है, जबकि सरकारी रेट जो है वो फिक्स किया गया है, लगभग 1880 या उसी के आसपास है। यहाँ यह बात स्पष्ट कर देना जरूरी है कि वर्ष 1964 में एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटी एक्ट के तहत यह आवश्यक था किसान अपने उत्पादों को सरकार द्वारा संचालित बाजारों या मंडियों में बेचेंगे, जिसके लिए सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करेगी। किसान अपने उत्पादों को सरकार द्वारा संचालित बाजारों या मंडियों की सरकार द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य पर बेचेंगे। वैसे इस नया कृषि कानून को लाने के बाद भी केंद्र सरकार किसानों के विरोध को देखते हुए यह बात दोहरा रही है कि मंडी और न्यूनतम समर्थन मूल्य व्यवस्था बनी रहेगी, लेकिन कानून में इसका कोई प्रावधान नजर नहीं आता है। किसानों को ऐसा लगता है यह केवल दिलासा है, क्योंकि नई कृषि नीति जो है, नई कृषि विधेयक जो है, वो उसके द्वारा सरकारी मंडी व्यवस्था या उसके आने के बाद सरकारी मंडी व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जाएगी। वर्तमान कृषि कानून किसानों को अपना उत्पाद देश के किसी भी हिस्से में बेचने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। 1964 के कानून में यह व्यवस्था थी, कृषि उत्पाद एक राज्य से दूसरे राज्य में नहीं भेजा जा सकता है। अंतरराज्यीय ट्रेड की व्यवस्था या अंतरराज्यीय व्यापार की व्यवस्था, कृषि व्यापार की व्यवस्था पर रोक थी। किसानों के साथ साथ कई राज्यों ने, राज्य सरकारों ने भी इस नए कृषि कानून पर ऐतराज किया है, क्योंकि सरकारी मंडी और न्यूनतम समर्थन मूल्य के आधार पर सरकारों द्वारा खरीदे जाने वाले उत्पाद के एवज में मंडी में किए जाने वाले व्यापार और टैक्स रेवेन्यू से प्राप्त आय से राज्य के विकास में बहुत सहयोग प्राप्त होता था। और खास करके जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, जो स्थानीय स्वशासन है, उसमें बहुत सहयोग मिलता था।
लेकिन इस व्यवस्था को समाप्त करने से बिचौलिए या निजी कंपनियां किसानों के उत्पाद को कम कीमत पर खरीदेगी और बड़ा मुनाफा कमाएगी। इस मुनाफे का कोई लाभ किसानों को नहीं मिल पाएगा, जबकि सरकार द्वारा प्राप्त आय से खासकर स्थायी सुशासन को चलाने में सरकारों को सहायता मिलती थी। सरकार की व्यवस्था, मंडी व्यवस्था और उसमें जो न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किए जाते थे, इसके खिलाफ किसान अपनी आवाज उठाते थे और उठाते रहे हैं। कहने का मतलब कि सरकार, अपनी चुनी हुई सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए किसान समय समय पर अपना विरोध दर्ज कराते रहे। लेकिन नए कानून के बाद, जबकि सरकारी खरीद की व्यवस्था समाप्त कर दी जाएगी, तो फिर बड़ी बड़ी कंपनियां, यहां तक कि मल्टीनेशनल्स भी, जो कि एग्रो इंडस्ट्रीज के क्षेत्र में कार्य करते हैं, जो कि हमारे खेतों से रॉ मटेरियल ले जा करके कई इस तरह के खाद्य बने बनाए खाद्य पदार्थ तैयार करते हैं जो बाजारों में बड़े महंगे कीमत पर बिकते 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 हैं। ये लोग किसानों के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, शुरू शुरू में उनको पैसे देंगे और फिर अपनी मर्जी का खेती करवाएंगे। जिस ढंग के उन्हें रॉ मटेरियल्स चाहिए, रेडीमेड फूड आइटम्स को तैयार करने के लिए, या फिर कैंड फूड मटेरियल्स को तैयार करने के लिए, वो उस ढंग की खेती कराएंगे। जिस ढंग का कच्चा माल उनको चाहिए, उसी ढंग की खेती को प्रश्रय देंगे। उसके लिए किसानों के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। शुरू शुरू में वो उन्हें कुछ अधिक मुनाफा भी देंगे, उन्हें कुछ उस पर अपना कुछ इन्वेस्टमेंट भी करेंगे। लेकिन बाद में अगर किसी ढंग का कन्फ्लिक्ट होता है किसानों और इन प्राइवेट पार्टीज के बीच में, इंडस्ट्रियलिस्ट के बीच में, प्राइवेट कंपनीज के बीच में, तो फिर किसान उसके सामने टिक नहीं पाएंगे। उन्हीं के पक्ष में न्याय होगा और फिर किसानों को बड़ी दिक्कत होगी। अंग्रेजों के समय में जिस तरह की नील की खेती करना किसानों के लिए कंपलसरी था, और वो नील विदेश भेजा जाता था, उसी तरह ये मल्टीनेशनल्स हमारी पूरी कृषि व्यवस्था को चौपट कर सकते हैं। ये ये कई हेक्टेयर्स, हजारों हेक्टेयर्स जमीन में एक साथ मोनो फार्मिंग करवा सकते हैं, और इस मोनो फार्मिंग का असर हमारे मिट्टी पर, हमारे जल स्तर पर बुरा पड़ सकता है। ये हजारों हेक्टेयर में एक विशेष ढंग से वृक्षारोपण करा सकते हैं, जिसका उपयोग वो किसी अ, अ, कुछ अन्य जो उत्पाद के लिए करेंगे, वो किसी अन्य ढंग के अ, उत्पादन के लिए करेंगे, जिसका कोई मार्केट होगा, जिसे बाहर बेचा जा सकता है।
जिसे देश के अंदर या बाहर बेचा जा सकता है, महंगी कीमत पर बेचा जा सकता है, जिसकी प्रोसेसिंग होगी। तो इस तरह हमारे जमीन का भी नुकसान हो सकता है, हमारे हजारों एकड़ लैंड एक साथ बैरन हो सकते हैं। इन्हें मिट्टी से प्रेम नहीं होगा, ये मिट्टी का दोहन करेंगे। मॉडर्न फार्मिंग के नाम पर हमारी हमारी पूरी कृषि व्यवस्था चौपट हो सकती है। हमारे हजारों करोड़ों एकड़ कृषि योग्य भूमि बंजर हो सकती है। और इतना ही नहीं, हमारी एक बनी बनाई एक अर्थव्यवस्था है, बनी बनाई परंपरा है। कम से कम हमारे गांवों में खाने पीने से संबंधित जितनी चीजें हैं स्वतः उपलब्ध है, आसानी से उपलब्ध है। ऐसा ना हो कि इस तमाम खेतों में एक अलग ढंग के फसल उपजने लगे और फिर हमारे ही गांव के लोगों को न चावल नसीब हो, न गेहूं नसीब हो, न मक्का नसीब हो। वो हो सकता है कुछ विदेशी ढंग के कुछ पौधे, कुछ ऐसे पौधे जैसे मान लीजिए कि हमारे यहाँ जो मेडिसिन में इस्तेमाल होता है, जैसे शुगर के जगह शुगर फ्री बनाने में इस्तेमाल होता है, उस ढंग के पौधे या उस ढंग के फसल। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए ऐसा लगता है कि सरकार को हमारी कृषि व्यवस्था को और मजबूत करने का प्रयास करना चाहिए। जो हमारी सरकार है, जो हमारी वेलफेयर गवर्नमेंट है, जो कल्याणकारी राज्य है, उसे कृषि को या कृषकों की स्थिति को बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि जिस परिवेश में, जिस पर्यावरण में हम रहते हैं, उसी पर्यावरण को सुदृढ़ करने का, उसी परिवेश को सुदृढ़ करने की कोशिश करनी चाहिए। सिंचाई व्यवस्था को दुरुस्त करनी चाहिए। बड़े बड़े डैम्स के बजाय छोटे छोटे डैम्स और इरिगेशन की व्यवस्था करनी चाहिए। हमारे जल जलाशय जो खत्म हो गए हैं उसको रिवाइव करने की कोशिश करनी चाहिए। और छोटे किसानों के लिए कृषि की नई पद्धति का इजाद करना चाहिए। हर कुछ बाहर के देशों में क्या होता है उसे देख करके यहां लाने की जरूरत नहीं है। हमें छोटे टीलर्स चाहिए, जो हमारे किसान जो 2 4 5 एकड़ जमीन में खेती करते हैं, उनके लिए छोटे टीलर्स, छोटे हार्वेस्टर्स, इन ढंग की चीजों की जरूरत है। या फिर पशु रखने की जो पुरानी परंपरा है उसको भी शुरू की जा सकती है, क्योंकि पर्यावरण तो पहले से ही खतरे में है। और फिर हमारे पशुधन का बिल्कुल अंत हो जाना और फिर दूसरे तरफ ऑर्गेनिक और इस तरह के कई कंपोस्ट फार्मिंग को तरजीह देना, बात समझ में नहीं आती। आजकल ऑर्गेनिक और कंपोस्ट फर्टिलाइजर्स ऑनलाइन बिक रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां इसे बेच रही है। दूसरी तरफ गांव की पूरी देसी व्यवस्था ध्वस्त हो गई। अंग्रेज जब इस देश में सबसे पहले आए थे तो उन्होंने सबसे पहला यही काम किया था, यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया था। जो हमारी पुरानी शिक्षा व्यवस्था थी उसको ध्वस्त किया था और फिर नई शिक्षा व्यवस्था हमारे ऊपर लाद दी थी, रैशनैलिटी के नाम पर, तार्किकता के नाम पर, बेहतर समझ के नाम पर, दुनिया को समझने के नाम पर हम खुद ही नासमझ बन बैठे। इसलिए जरूरी है कि हमारी सरकार जो वर्तमान कृषि कानून है उसमें संशोधन करे और कम से कम इतना तो जरूर ही तय कर दे कि जो भी किसानों के प्रोड्यूस को, उत्पाद को खरीदेगा उसका एक मिनिमम प्राइस होगा और उस प्राइस को तय कर दे। जो उस प्राइस से कम पर, उस कीमत से कम पर उत्पाद को खरीदता है, अनाज को खरीदता है, उसके उसके लिए कठोर सजा की व्यवस्था होनी चाहिए।
कम से कम पहले तो सरकार इस कानून के बारे में दोबारा से मुआयना करे, दोबारा से इस पर चर्चा करे और कोशिश करे कि जो हमारी सरकारी नीति थी, उसे और भी सुदृढ़ करे। उसमें भी जो बिचौलियों का साम्राज्य था, उसे खत्म करें और बेहतर बनाएं। कृषि एक घरेलू उद्योग के रूप में विकसित हो, किसानों का नियंत्रण हो मार्केट पर, किसानों की जितनी कोऑपरेटिव कमिटीज है या पैक्स जैसी संस्थाएं हैं ज्यादा इफेक्टिव हो, ये अच्छी तरह काम कर पाए, वो वो इंडस्ट्री का सामना कर पाए, वो उसके सामने खड़ा हो पाए। इंडस्ट्री को अगर रॉ मटेरियल की जरूरत है तो वो नेगोशिएट कर पाए। इस ढंग की एक मजबूत व्यवस्था चाहिए। कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारी हमारी राजनीतिक दलें चाहती ही नहीं कि किसान मजबूत हो, क्योंकि किसान के मजबूत होने का मतलब यह है कि वो प्रश्न पूछेंगे इनसे और शायद उन प्रश्नों का जवाब ये ना दे पाए। इसलिए कहीं सोची समझी नीति तो नहीं है कि किसान को मजबूत होने के बजाय उसे कमजोर किया जाए। एक तरफ हमने कुछ व्यवस्थाएं की थी जिसमें पैक्स था और कैसी ऐसी कई सहकारी व्यवस्थाएं की थी, सहकारी डेयरी फार्मिंग जिसका विकास हाल में ही बिहार में अच्छा खासा हुआ था। एक तरफ हम किसान को ऑर्गेनाइज कर रहे थे, उनके सहकारिता को प्रमोट कर रहे थे। हम चाह रहे थे किसान सबल हो, मजबूत हो, वो वो दूसरी अर्थव्यवस्थाओं के सामने खड़ी हो पाए। लेकिन यह क्या, यह तो हमारे कमजोर किसानों को कहीं का नहीं छोड़ेगी। और ये मल्टीनेशनल्स, ये इंडस्ट्रियलिस्ट जो कि अब छोटे छोटे बाजारों के लिए, जिनके बाजार हैं अब, जो रिटेल मार्केटिंग में काम करते हैं, वो तो नील जाएगी हमारी फार्मिंग। और हमारे देश के अंदर ही एक ऐसी शासन व्यवस्था खड़ी हो जाएगी जो किसानों को बर्बाद कर देगी। इसलिए सभी राजनीतिक दलों से, सभी राइट थिंकिंग पीपल को आगे आनी चाहिए ताकि हमारे किसान सुरक्षित रहे, संरक्षित रहे और हमारी अर्थव्यवस्था, कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था मजबूत हो पाए और हमारे किसानों को बेहतर प्राइस मिल पाए। इस तरह नहीं, उस तरह वो खुद ही तय करें कि हमारे प्रोड्यूस की कीमत क्या होगी। और इस पर हम सबों को सोचने की जरूरत है। पॉलिटिक इंडिया की ओर से धन्यवाद।